हाय गाइज, आपका इस लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रकाश के व्यतिकरण के लास्ट टॉपिक श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण का अध्ययन करेंगे। यानी पहले हमने एकवर्णी प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में पढ़ा है। व्यतिकरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके लिए जो भी शर्तें होती हैं वो, और इसका गणितीय प्रारूप जो हमने पढ़ा था। ठीक है। गणितीय प्रारूप के बाद हमने व्यतिकरण के प्रकारों के बारे में चर्चा की थी, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें अंतर देखा है हमने, और व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात की है। ठीक है। इसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण। देखो, श्वेत प्रकाश के बारे में आप नॉर्मली जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जो विबग्योर, जिसे अपन विबग्योर बोलते हैं। ठीक है। VIBGYOR, यानी बेनी आहे पिनाला, ये भी बोला जाता है शॉर्ट में। ठीक है। इन 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इन 7 रंगों का तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम, या फिर 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य बोला जाता है। तो मैंने यहाँ इस टॉपिक में यूज किया है 3500 से 7500 एंगस्ट्रॉम। इसको आप 4000 से 8000 भी शो कर सकते हैं। ठीक है। ये जो तरंग दैर्ध्य है, इसके बीच में जो भी प्रकाश होता है उसे अपन श्वेत प्रकाश नाम देते हैं। ये जो मिक्स प्रकाश होता है, 7 रंगों का मिक्सअप होता है, श्वेत प्रकाश। ठीक है। अब अलग अलग रंग का तरंग दैर्ध्य भी आपको क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। और जैसा कि हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ा है कि प्रकाश से व्यतिकरण में जो फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त होती है, वो फ्रिंज चौड़ाई उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। फ्रिंज चौड़ाई किस पर निर्भर करती है? तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है। अब फ्रिंज चौड़ाई तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, इसका मतलब अलग अलग रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई भी अलग अलग प्राप्त होगी। ठीक है। इसके आधार पर हमने लिखा है कि देखो, प्रकाश, श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। इन अलग अलग रंगों का तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। ठीक है। तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने के कारण, तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने के कारण फ्रिंज चौड़ाई भी अलग अलग प्राप्त होती है। ठीक है। जैसा हमने कल एक डायग्राम बनाया था जिसमें 2 स्लिट ली थी और केंद्र बिंदु लिया था फ्रिंज चौड़ाई के लिए। केंद्र बिंदु पर देगा O और O'। ठीक है। तो केंद्र पर जो फ्रिंज बनती है, जब आप श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ते हो तो केंद्र पर जो फ्रिंज बनती है वो हमेशा श्वेत ही बनती है। केंद्र पर जो भी फ्रिंज आएगी, देखो इस प्रकार से हमने पढ़ा था, ऐसे 2 स्लिट थी। ठीक है। S1 और S2। यहाँ पर्दा, इस पर जो केंद्र था, यहाँ इस केंद्र पर जो फ्रिंज बनती है वो हमेशा क्या बनेगी? श्वेत बनेगी, यदि आप श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण करवा रहे हो। ठीक है। केंद्र पर बनने वाली फ्रिंज श्वेत होगी। इसके बाद दोनों तरफ रेड कलर की फ्रिंज प्राप्त होगी। कौन सी होगी? रेड कलर। और रेड से किधर चलेंगे? वॉयलेट की ओर। ठीक है। VIBGYOR, इस प्रकार रेड से वॉयलेट की ओर, दोनों तरफ रेड से वॉयलेट की ओर आपको फ्रिंज मिलेंगे। ठीक है। जैसे रेड कलर, इसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ठीक है। दोनों तरफ केंद्र पर श्वेत फ्रिंज, उसके जस्ट दोनों ओर रेड कलर की, और रेड से किधर? वॉयलेट यानी बैंगनी, लाल से बैंगनी रंग की ओर फ्रिंज ऊपर की ओर मिलेंगे। ऐसे ही लाल से चलते चलते इधर भी बैंगनी रंग की ओर फ्रिंज मिलेंगे। इसके बाद जो फ्रिंज होंगी वो आपस में अतिव्यापित होंगी, यानी एक दूसरे से मिली हुई होंगी। ठीक है। इसका क्लियर आपको क्लियर शो नहीं होगा कि आपकी ये फ्रिंज किस रंग की है। ठीक है। क्लियरली आपको नहीं दिखाई देगा, वो अतिव्यापित होंगी। ठीक है।
तो ये हमने इसमें लिखा है। देखो, श्वेत प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य प्रकाश 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंज चौड़ाई भी अलग अलग होती है, जो मैंने अभी बताया था आपको कि फ्रिंज चौड़ाई अलग अलग मिलेगी। ठीक है। फिर है श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण में केंद्रीय फ्रिंज श्वेत प्रकाश की प्राप्त होती है। अब केंद्र, ये जो फ्रिंज हो, केंद्र पर जो फ्रिंज होगी वो श्वेत, यहाँ जो फ्रिंज आ रही है वो श्वेत होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों स्लिट हैं, इससे यहाँ प्रकाश जो पहुंचेगा तो इन दोनों के जो तरंग है, तरंग में पथ का अंतर शून्य होगा, यानी कोई पथ का अंतर नहीं होगा। इसलिए ये दोनों बराबर मात्रा में यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ से जो प्रकाश आ रहे हैं दोनों से, वो बराबर मात्रा में यहाँ पहुंचेगा और बराबर मात्रा में पहुंचेगा तो पूरा श्वेत प्रकाश आप आपतित करवा रहे हो, तो यहाँ भी श्वेत फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है। इसके बाद है केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर लाल से बैंगनी रंग की फ्रिंज प्राप्त होती है। मैंने बताया केंद्रीय फ्रिंज जो श्वेत है, इसके दोनों ओर लाल से बैंगनी, इधर भी लाल से बैंगनी फ्रिंज प्राप्त होती है। इसके पश्चात कोई स्पष्ट फ्रिंज प्राप्त नहीं होती, यानी इसके बाद में अपन देखते हैं दोनों तरफ तो क्लियर फ्रिंज प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ केवल समझाने के लिए बनाया था। ये थ्योरी आपको शो हो रही है। यहाँ आपका व्यतिकरण टॉपिक जो 12th क्लास का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन देखते हैं नया टॉपिक, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। तो देखो, विवर्तन क्या होता है? कई बार प्रकाश सरल रेखा में गमन कर रहा है और उसके मार्ग में, इसके पथ में कोई अवरोधक आ गया, यानी कोई दीवार आ गई, तो क्या दीवार के पीछे अंधेरा होता है? प्रकाश नहीं पहुंचता है? पहुंचता है। उस दीवार के, यानी उस अवरोधक के किनारों पर मुड़कर उसकी जो छायांकित भाग है उसमें भी प्रकाश फैलता है। कुछ मात्रा में फैलता है, ये नहीं है कि पूरा को पूरा जितना आ रहा है वो पूरा ही फैलता है, कुछ मात्रा में फैलता है। ये जो परिघटना होती है इसे अपन बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। जैसे रूम होता है, कोई भी रूम में आप चारों तरफ से क्लोज कर दें, अंधेरा हो जाए, एक खिड़की को ओपन करते हो तो क्या खिड़की के सामने ही प्रकाश होता है? पूरे रूम में नहीं फैलता है? पूरे रूम में फैलता है। ठीक है। वो भी इसी कारण फैलता है कि वो किनारों पर मुड़कर उसके छायांकित भाग में फैल जाता है। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। इसकी परिभाषा अपन देखें तो क्या लिखेंगे कि प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों पर मुड़कर उसके छायांकित भाग में फैलना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं। प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों पर मुड़कर छायांकित भाग में फैलना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है। विवर्तन कहलाता है। ठीक है। ये होती है इसकी डेफिनेशन। इसकी शर्त क्या होती है कि जो अवरोधक होता है या द्वारक होता है प्रकाश के मार्ग पर, ठीक है, विवर्तन हेतु आवश्यक शर्त, ये शर्त क्या होगी? जो अवरोधक और द्वारक है उसका आकार, अवरोधक या द्वारक का आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना, कोटि मतलब रेंज, कोटि का होना चाहिए। ठीक है।
ये होती है विवर्तन हेतु आवश्यक शर्त। अब इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, इसके लिए यहाँ स्पेस नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स तैयार कर सकें। ओके, इसके बाद मैं इसको हटाकर इसके जो छोटा सा डेरिवेशन है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कैसे होगा। ओके, तो यहाँ देखो डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए एक पथांतर की समीकरण आपको याद रखनी पड़ेगी। विवर्तन हेतु पथांतर, जो आगे अपन इससे आगे केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें वो डेराइव होके आएगा फॉर्मूला। वो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डेल्टा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका डेराइव होके आएगा। नेक्स्ट आप जब भी इसमें पढ़ेंगे इसका आगे का टॉपिक, उसमें हम केंद्रीय उच्छिष्ट लेंगे जिसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो इसमें डेल्टा इज इक्वल टू ए साइन थीटा होता है। हम एरो लगा के लेंगे केंद्रीय उच्छिष्ट हेतु, केंद्रीय उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब जहां तीव्रता ज्यादा मिलती है, उच्छिष्ट हेतु पथांतर होता है शून्य। केंद्र पर जो तरंग आती है उसके लिए पथांतर आपको क्या मिलता है, जीरो। तो इस फॉर्मूले में डेल्टा की जगह जीरो रखनी है, तो जीरो इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा इसमें कैलकुलेट करें तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो अपॉन ए, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, सेकंड अपन लेते हैं निम्निष्ठ के लिए। निम्निष्ठ जहां तीव्रता कम होती है, निम्निष्ठ हेतु पथांतर। ठीक है, इसके लिए होता है जो व्यतिकरण में, देखो ये विवर्तन है, विवर्तन में निम्निष्ठ का पथांतर विनाशी संपोषी व्यतिकरण के बराबर होता है। संपोषी व्यतिकरण में था एन लेमडा, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर एन लेमडा था, जो विवर्तन में निम्निष्ठ के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, जो संपोषी व्यतिकरण में पथांतर होता है वो विवर्तन में निम्निष्ठ के लिए उपयोग में लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू एन लेमडा, यानी तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज। तो एन लेमडा इस फॉर्मूले में रखेंगे तो एन लेमडा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसमें साइन थीटा आप कैलकुलेट करोगे एन लेमडा अपॉन ए, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन लेमडा अपॉन ए। ओके, इसके बाद अपन देखेंगे निम्निष्ठ के बाद उच्छिष्ट। देखो ये तो केंद्र पर उच्छिष्ट था, ये निम्निष्ठ, और इसके अलावा केंद्र के अलावा जो उच्छिष्ट होता है उसके लिए, तो अपन थर्ड एरो लगाए लिखेंगे उच्छिष्ट हेतु, उच्छिष्ट हेतु पथांतर। देखो उच्छिष्ट में जो पथांतर आएगा वो आएगा विनाशी व्यतिकरण का, यानी 2n+1/2 लेमडा। निम्निष्ठ में पथांतर आता है संपोषी व्यतिकरण का, और उच्छिष्ट में पथांतर आता है विनाशी व्यतिकरण का। ठीक है, तो डेल्टा की जगह वैल्यू पुट करें तो आता है, इसमें इस फॉर्मूले में रखेंगे डेल्टा की जगह, तो डेल्टा की जगह 2n+1/2 लेमडा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। इससे आप साइन थीटा कैलकुलेट करोगे तो 2n+1/2 लेमडा अपॉन ए। ओके, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1/2 लेमडा अपॉन ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, ये होगा विवर्तन के लिए छोटा सा डेरिवेशन, जो आपको एक बार केंद्रीय उच्छिष्ट के लिए ये पथांतर की समीकरण आपको यूज में लेनी है, ये आगे अपनी डेराइव होके आएगी, ये समीकरण निकलेगी,
इससे जस्ट आगे के लेक्चर में। तो ये आपको देखना है, डेल्टा की फॉर्मूला आपको याद रखना है एक बार, आगे तो ये डिराइव हो जाएगा। इसमें आप केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए तो पथांतर शून्य रखेंगे, निम्निष्ट के लिए वो पथांतर रखेंगे जो संपोषी व्यतिकरण में था, उच्चिष्ट के लिए वो रखेंगे जो विनाशी व्यतिकरण में था, और थीटा का मान कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।